Hello everyone, welcome to the second lecture of Irrigation Engineering. In this class, we are going to read about a new topic that is hydrology. ठीक है, let's discuss the syllabus first. सबसे पहले syllabus हम लोग देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है. तो पहला हो गया आपका definition of rainfall, फिर rain gauge and rain gauge station, फिर types of rain gauge, average annual rainfall and its calculation and so on. So these are the topics we are going to study in this chapter. इस चैप्टर में ये सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस पार्टिकुलर पार्ट में आज के लेक्चर में ये चार टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के टॉपिक्स डिस्कस होंगे. सबसे पहले हाइड्रोलॉजी के बारे में जान लेते हैं. हाइड्रोलॉजी होता क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन और बिलो द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के ऊपर या फिर बिलो में कैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका कैसे मूवमेंट हो रहा है, ये सब पे स्टडी करना को हाइड्रोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन वाटर अवेलेबिलिटी एंड कंडीशंस. तो ह्यूमन एक्टिविटी का भी क्या असर पड़ रहा है पानी जो अवेलेबल है उसमें, वो सब पे स्टडी भी कहलाता है आपका हाइड्रोलॉजी. ठीक है, तो पहला टॉपिक था हम लोग का डेफिनेशन ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल क्या हो गया? रेनफॉल वैसा प्रेसिपिटेशन हो गया जो कि रेन के फॉर्म में अर्थ सरफेस में आता है, आइदर ऑन द लैंड और ऑन द वाटर. ठीक है, ऐसे प्रेसिपिटेशन मतलब होता है वाटर कोई भी फॉर्म में आए. ठीक है, चाहे वो हेल के फॉर्म में आए, ड्यू के फॉर्म में आए, स्लीट के फॉर्म में आए. ठीक है, अगर रेन के फॉर्म में आ रहा है तब उसको रेनफॉल बोलेंगे. ठीक है, रेन के फॉर्म में है मतलब एकदम जैसे बारिश होता है उस फॉर्म में है तो उसको रेनफॉल बोलेंगे. नहीं तो अगर कोई भी फॉर्म में आता है तो उसको प्रेसिपिटेशन बोला जाता है. ठीक है, आगे देखते हैं. एवरेज रेनफॉल जो है इंडिया में है लगभग 120 सेंटीमीटर. 120 सेंटीमीटर. ठीक है, रेनफॉल जो है आपका इरेटिक है और इल डिस्ट्रीब्यूटेड है. एवरेज रेनफॉल ओवर इंडिया हो गया आपका 120 सेंटीमीटर. रेनफॉल जो आपका इरेटिक एंड इल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स कहीं कहीं बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, कहीं कहीं बहुत कम होती है इंडिया में. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का काफ़ी इरेटिक है, काफ़ी इल डिस्ट्रीब्यूटेड है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डार्क ब्लू कलर में है ये सब में आपका 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है. ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है. जैसे आपका डार्क कलर में आपका वेस्टर्न घाट हो गया, फिर ये ईस्टर्न साइड जो आसाम हो गया, उसका नेबरहुड हो गया, मेघालय, ये सब जगह बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है. होल ऑफ आसाम एंड इट्स नेबरहुड, वेस्टर्न घाट एंड एडजॉइनिंग कोस्टल स्ट्रिप्स, इट्स रिसीव हैवी रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अबव 200 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है ये डार्क ब्लू कलर में सोन है. ठीक है, ये सब डार्क ब्लू कलर में यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है. फिर यहाँ पे भी वेस्टर्न घाट, ये वाला एरिया जो है आपका वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे भी बारिश 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कुछ कुछ प्लेसेस है जैसे कि खांसी हो गया, जयंतिया हिल्स मेघालय का, ये सब हैवीएस्ट रेनफॉल यहाँ पे होता है पूरा वर्ल्ड में. ठीक है, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होता है. मेघालय आपका यहाँ पे पड़ता है, इस एरिया में मेघालय आता है, तो यहाँ पे पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है. ठीक है, चेरापूंजी करके एक जगह है मेघालय में ही, वहाँ पे 1142 सेंटीमीटर जो है आपका रिकॉर्ड बारिश हुई थी. वही कोई कोई रीजन है इंडिया में जैसे राजस्थान हो गया, कच्छ हो गया, फिर हाई लद्दाख प्लेटियो, यहाँ पे काफ़ी कम वर्षा होती है, जैसे मतलब कि 10 से 50 सेंटीमीटर इन ए ईयर, मतलब पूरा साल भर में 10 to 50 सेंटीमीटर ही होती है. तो कहीं कहीं जो आपका बारिश है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, कहीं कहीं काफ़ी कम हो रही है. ठीक है, द रेनफॉल इन इंडिया इज सीजनल इन कैरेक्टर. Major parts of the country, almost 85 to 90% of the total rainfall is contributed by southwest monsoon. तो इंडिया में जो रेनफॉल है 85 से 90% जो बारिश होता है वो आपका साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है. ठीक है, और साउथ वेस्ट मानसून जनरली 4 महीना ही चलता है आपका.
जून से सितंबर तक में, ठीक है। वही बैलेंस प्रेसिपिटेशन होता है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण। तो इंडिया में जो है आपका मानसून आपका ये बारिश जो है आपका, एक तो आपका साउथ वेस्ट मानसून हो गया और एक हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो सबसे ज़्यादा बारिश करवाती है साउथ वेस्ट मानसून, और जो रिमेनिंग बारिश हो गया वो करवाती है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। और ये लगभग नवंबर से दिसंबर के बीच में बारिश होता है ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। कहाँ कहाँ होती है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, और सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। तो ये सब के कोस्टल बेल्ट में आपकी बारिश होती है ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। अब ये आपका एक टेबल दिया हुआ है जिसमें रेनफॉल है और जियोग्राफिकल एरिया है। 12% हो गया आपका लेस देन 40 सेंटीमीटर, मतलब 12% ऐसा एरिया है इंडिया में जहाँ पे बारिश 40% से भी कम होती है। 40% नहीं, 40 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। वही 35% एरिया में जो है आपका 75 से भी कम होती है। मोर देन 250 सेंटीमीटर 8% एरिया, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है बारिश 8% एरिया में इंडिया के। आगे पढ़ते हैं रेनगोज। रेनगोज क्या होता है? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द रेनफॉल। कोई एरिया में कितना रेनफॉल हो रहा है वो हम लोग रेनगोज के थ्रू मेजर करते हैं। इसमें कुछ करना नहीं होता है, एक वेसल होता है, ठीक है। और यहाँ पे बारिश जो हो रहा है ये कलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ वर्टिकल डेप्थ तक कलेक्ट होगा, यही आपका डेप्थ बताता है कितना रेनफॉल हुआ, ठीक है। रेनगोज से हम लोग मेज़र करते हैं रेनफॉल को। रेनफॉल जो है जनरली एमएम में मेज़र किया जाता है। अगर रेनफॉल जो है आपका लेस देन 0.1 एमएम है तो उसको हम लोग ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, ट्रेस बोलते हैं। रेनफॉल ऑफ द डे क्या हो गया? मीन्स एक दिन में कितना बारिश हुई, वही हो गया आपका रेनफॉल ऑफ द डे। नेक्स्ट देखते हैं रेनगोज स्टेशन। द प्लेस वेयर रेनगोज इज इंस्टॉल्ड एंड रेनफॉल इज मेजर्ड इज नॉन एज रेनगोज स्टेशन। तो वैसा प्लेस जहाँ पे रेनगोज इंस्टॉल किया था, यहाँ पे देखिए एक वेसल टाइप का है, ये आपका रेनगोज स्टेशन है, ठीक है। रेनगोज स्टेशन के चारों तरफ ऐसे हम लोग सेफ्टी के लिए ये लगा देते हैं जाली टाइप का, ठीक है, ताकि कोई एनिमल्स वगैरह इसके साथ छेड़खानी ना करे। ये हो गया आपका रेनगोज स्टेशन। जहाँ पे रेनगोज को इंस्टॉल किया गया है वैसा प्लेस को क्या बोलेंगे? रेनगोज स्टेशन। सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर द रेनगोज स्टेशन। तो कहाँ पे हम लोग रेनगोज स्टेशन को कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए, कौन सा साइट बेटर रहेगा रेनगोज के लिए, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आपका साइट कैसा रहना चाहिए जहाँ पे रेनगोज हम लोग को लगाना है? तो वो आपका लेवल ग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है, काफ़ी लेवल होना चाहिए, ठीक है। और ओपन स्पेस में होना चाहिए। ऑब्वियसली ओपन स्पेस में रहेगा। अगर आप यहाँ पे रेनगोज लगा रहे हैं, ठीक है, बारिश हो रही है, तो अगर यहाँ पे पेड़ पौधा रहेगा तो ऑब्वियसली ये ढक देगा, ठीक है। तो बारिश इसमें कितना हो रही है हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये पूरा ओपन स्पेस में होना चाहिए और लेवल ग्राउंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। ऐसे आप रेनगोज लगा देंगे तो ऑब्वियसली ये आपका एरिया बढ़ जाएगा और कलेक्ट ये ज़्यादा कर लेगा पानी, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी ऑन द स्लोपिंग ग्राउंड। सेकेंड, डिस्टेंस जो होता है आपका गॉज स्टेशन और ऑब्जेक्ट के बीच में, इट शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए यहाँ पे रेन गोज है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पेड़ी है, ठीक है, इसका कुछ हाइट होगा, मान लीजिए h हाइट है। तो ये आपका रेन गोज से आपका ये जो पेड़ का डिस्टेंस है वो कम से कम 2h होना चाहिए, मतलब 2 गुना होना चाहिए, ताकि इस ऑब्जेक्ट के कारण इसमें कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। अगर हिली एरिया में अगर हम लोग रेनगोज लगा रहे हैं जहाँ पे लेवल ग्राउंड नहीं होता है, तो वैसे केस में स्टेशन आपका वेल शिल्डेड होना चाहिए फ्रॉम हाई विंड, ठीक है। वेल शिल्डेड मतलब कि हवा का कोई प्रभाव उसमें नहीं पड़े, ठीक है, चारों तरफ से जाली वगैरह अच्छे से लगा हुआ रहना चाहिए। द साइट शुड बी इजली एक्सेसिबल टू द ऑब्जर्वर। साइट आपका ऐसा होना चाहिए कि जो ऑब्जर्वर जो कैलकुलेट कर रहा है वो आदमी आराम से एंटर हो सके और निकल सके, ठीक है।
नेक्स्ट क्या होता है, आपका साइट जो है आपका वेल प्रोटेक्टेड होना चाहिए फ्रॉम कैटल्स बाय वायर फेंसिंग। ये चीज़ तो देख लिए, कैटल्स जानवर वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको वायर फेंसिंग किया जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेटवर्क ऑफ रेन गॉजेस। नेटवर्क ऑफ रेन गॉजेस में क्या करना है कि आपका रेन गॉज जो है वो पूरा बेसिन जो होता है जहाँ पे हम लोग रेनफॉल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मान लीजिए ये पूरा आपका बेसिन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक रेन गॉज आप यहाँ पे लगाए हैं उसके बाद लगाए नहीं और ये पूरा एरिया का रेनफॉल आप इसी से बता रहे हैं। तो ये आपका वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब एरिया एक फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बताया कि नेटवर्क ऑफ रेन गॉजेस को आप मतलब कि कितना एरिया में कितना आप रेन गॉज स्टेशंस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो फॉर प्लेन रीजन के लिए आपका वन स्टेशन फॉर एवरी 600 टू 900 स्क्वायर किलोमीटर। अगर एरिया आपको पूरा प्लेन है, ठीक है, तो एक स्टेशन लगाएंगे 600 से 900 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। 600 टू 900 स्क्वायर किलोमीटर मतलब कि एक ऐसे आप समझ सकते हैं। ऐसे तो सर्कुलर एरिया लिया था, अगर इसको 25 मान ले, 25 मान ले किलोमीटर में, तो ये आपका जो एरिया हो गया वो 625 हो गया किलोमीटर स्क्वायर। तो ऐसे में एक यहाँ पे रेनगोज स्टेशन इंस्टॉल होगा अगर लेवल सरफेस रहा, मतलब प्लेन रीजन रहा, ठीक है। अगर माउंटेनस रीजन होता है, ये समझाने के लिए बताया गया, ऐसे हम लोग एरिया जो है सर्कुलर कंसीडर करते हैं। माउंटेनस रीजन के लिए वन स्टेशन फॉर एवरी 100 टू 250 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। फॉर एरिड रीजन्स वन स्टेशन फॉर एवरी 1500 टू 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। So this is the distribution, how the rain gauges are distributed in areas. Next types of rain gauges। तो किस किस टाइप के रेन गॉजेस होते हैं ये हम लोग खाली नेम पढ़ना है, ऊपर हम लोग सिलेबस में देख चुके हैं, तो नाम बस आप जान लीजिए। पहला हो गया आपका नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज, जिसमें एक आता है एग्जांपल में साइमंस रेन गॉज। सेकंड आपका रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज। रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज में आ जाएगा वेइंग बकेट रेन गॉज, टिपिंग बकेट रेन गॉज, फ्लॉट टाइप रेन गॉज। तो आपको बस नाम ही देखना था, तो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट है आपका एवरेज एनुअल रेनफॉल एंड इट्स कैलकुलेशन, ठीक है। एवरेज एनुअल रेनफॉल को हम लोग मीन एनुअल रेनफॉल या फिर सिंपली रेनफॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेनफॉल एट अ प्लेस। Mean annual rainfall is determined by taking simple average of the total rainfall। तो मीन ऑब्वियसली मीन यानी एवरेज हो गया आपका। एवरेज एनुअल रेनफॉल में क्या करेंगे हम लोग, सिंपल एवरेज ले लेंगे टोटल रेनफॉल का, ठीक है, ऑफ सेवरल कंसेक्यूटिव ईयर्स एट ए प्लेस। चूंकि जो रेनफॉल है आपका वो वेरी करता है ईयर टू ईयर एक ही प्लेस का, ठीक है। कभी बारिश, किसी साल बारिश ज़्यादा होती है किसी प्लेस में और किसी साल काफ़ी कम बारिश होती है, ठीक है। तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एवरेज ले लेते हैं कंसेक्यूटिव ईयर्स का कि कितना रेनफॉल हुआ, ठीक है। सिंपल एवरेज ले लेते हैं। जितना नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग कंसीडर करेंगे उतना ही आपका एक्यूरेट वैल्यू आएगा, ठीक है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ ईयर्स कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट इज द मीन वैल्यू ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। इंडिया में आपका हम लोग रेनफॉल साइकिल कितना का लेते हैं, 35 ईयर्स का, ठीक है। 35 ईयर्स मतलब हर एक ईयर कितना बारिश हुई, ठीक है, उसका एवरेज लिया जाता है। तो इंडिया में रेनफॉल साइकिल कितना है, 35 ईयर्स का है, कंसीडर करते हैं हम लोग। वेयर देयर इज ओनली वन रेन गॉज स्टेशन, अगर एक ही रेन गॉज स्टेशन है तो हम लोग इंटायर एरिया का जो रेनफॉल हम लोग उसी के अनुसार मान लेंगे। एक ही अगर रेन गॉज स्टेशन जो है इंस्टॉल्ड है तो इंटायर एरिया का रेनफॉल हम लोग वही कंसीडर करेंगे जितना रेनफॉल इसमें हुआ है, ठीक है। अगर आप में आपके पास नेटवर्क ऑफ रेन गॉजेस है, मतलब मान लीजिए ये आपका पूरा इंटायर एरिया है, यहाँ पे बहुत सारा रेन गॉज है, तो आपका एवरेज एवरेज जो आपका रेनफॉल कितना होगा,
ठीक है। तो वैसे कि इसमें हम लोग कुछ कुछ मेथड्स दिया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका अरिथमेटिक मीन मेथड, थीसन पॉलीगॉन मेथड, और थर्ड है आइसोहाइटल मेथड। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। अरिथमेटिक मीन मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे, सिंपल। तो जो डिफरेंट डिफरेंट आपका रेनगेज स्टेशन है, मान लीजिए आपका पूरा बेसिन है जहाँ पे हम लोग को एवरेज रेनफॉल निकालना है। तो यहाँ एक स्टेशन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए इसमें आपका रेनफॉल आया आपका R1, इसमें R2, इसमें R3, R4 एंड फर्दर। ठीक है, R5, R6। तो अगर एवरेज रेनफॉल हम लोग निकालना चाहें तो सिंपली क्या करना है, सब रेनफॉल को ऐड कर देना है अपॉन नंबर ऑफ रेन गॉजेस। ठीक है, एन क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ रेन गॉज, नंबर ऑफ रेन गॉजेस या फिर नंबर ऑफ रेन गॉज स्टेशंस, ये हो गया। तो सिंपल एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, कितना नंबर यहाँ पे आपका, अगर मान लीजिए 6 ही रेन गॉज है तो एवरेज रेनफॉल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे से R6 तक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितना हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे हम लोग एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हैं, पहला मेथड। दूसरा मेथड आपका थाइजन पॉलीगन मेथड। ये जो है आपका लार्ज एरिया के लिए बहुत सुटेबल होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं एक डोमेन को। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ए आपका एक रेनगोज स्टेशन है, बी आपका एक रेनगोज है, सी है, डी है, ई है एंड एफ है। तो ये सब क्या आपका रेनगोज स्टेशन है। मान लीजिए यहाँ पे रेनगोज स्टेशन मतलब यहाँ पे रेनगोज लगा हुआ है। ठीक है, इसमें करना क्या होता है कि सबको हम लोग डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, एक दूसरे से मीट करवाते हैं, हर एक रेनगोज स्टेशन को। तो ये आपका फिगर कुछ इस टाइप का बन गया, सबको डॉटेड लाइन से, जितना भी रेनगोज स्टेशन है उसको कनेक्ट कर दिए डॉटेड लाइन से। अब क्या करेंगे, जितना आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है, ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहा है, ये आप लोग को दिख रहा है ट्रायंगल्स। तो अब क्या करेंगे हम, जो ट्रायंगल्स का साइड है उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका ट्रायंगल का एक साइड हो गया, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। फिर और आपका ये आपका ट्रायंगल का साइड है, ये ट्रायंगल का साइड है, ये साइड हो गया, तो इसमें भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो इसी तरह सब में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हर एक जो आपका रेनगोज है उसका एक हम लोग को डोमेन मिल जाएगा। जैसे ये डोमेन हो गया रेनगोज ए का। ठीक है, ये रेनगोज ए का क्या हो गया, डोमेन हो गया। ठीक है, वैसे ही बाकी सबका भी फर्दर और भी रेनगोज होगा तो सबका एक एक डोमेन मिलेगा। ठीक है, फर्दर हम लोग करना क्या है, ये सब सब हिंदी में ही बता दिया। अब जो है एरिया हम लोग डोमेन का आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे द एरिया ऑफ इच पॉलीगन इज मेजर्ड बाय ग्राफ पेपर और बाय प्लेनीमीटर। तो प्लेनीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ग्राफ पेपर के मदद से भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं हर एक पॉलीगन का। पॉलीगन मतलब यही डोमेन। ठीक है, अगर इसका हम लोग को एरिया निकालना है तो एरिया हम लोग ग्राफ पेपर या फिर प्लेनीमीटर के थ्रू निकाल सकते हैं। प्लेनीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जो अन ये कर्व टाइप का एरिया होता है, जैसे इस टाइप का एरिया, तो इस टाइप का एरिया को निकालने के लिए हम लोग प्लेनीमीटर यूज करते हैं। अब तो ये भी ऑब्सोल्यूट हो गया, एक समय काफ़ी यूज होता था। अब डिजिटल मशीन्स वगैरह आ गया जिससे हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट देखिए। ठीक है, मान लीजिए ये सब स्टेशन था A B C D E F G। ठीक है, ये सब स्टेशन था। मान लीजिए ए में आपका रेनफॉल हुआ 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये आपका ए में रेनगोज लगा हुआ था, तो इसमें टोटल यहाँ तक बारिश हुआ 10.5 सेंटीमीटर बारिश हुआ। ठीक है, ये वर्टिकल डेप्थ हो गया। रेनफॉल आपका बी वाले में कितना हुआ, 12, सी में हुआ 9.5, डी में हुआ 8.0, ई में हो गया 11.5, एफ में 7.5 एंड जी में 6। फिर एरिया हम लोग कैलकुलेट किए विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर और प्लेनीमीटर।
ये दोनों में किसी का भी हेल्प से हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया कंसीडर किए, मान लीजिए 120 आया, ये एग्जांपल लिया गया है। ठीक है, मान लीजिए 120 स्क्वायर किलोमीटर आया, इस बी वाले का 95 है, सी वाले का 105 है। ठीक है, ए वाले का कितना है 120 स्क्वायर किलोमीटर। 120 स्क्वायर किलोमीटर मतलब ये एरिया जो है पूरा, ये एरिया आपका कितना है 120 किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, वैसे ही आपका बाकी सब रेन गॉज का भी आएगा फर्दर। अगर हम लोग, ये लार्ज एरिया के लिए होता है ये मेथड, मान लीजिए सबका एक एक पॉलीगन मिलेगा, जैसे ये वाला डी का हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा, मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो डी का जो एरिया आया वो हम लोग लिख लेंगे, वैसे ही सबका पॉलीगन बनेगा। फिर डी का एरिया दिया हुआ है आपका 125, ई का मान लीजिए 98 है, एफ का 100। तो ये टोटल एरिया हो गया आपका पॉलीगन का। पॉलीगन मतलब वही डोमेन जो है। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट लेंगे रेनफॉल और एरिया का, मीन्स इसको और इसको इंटू करेंगे। 10.5 इंटू 120, 12.0 इंटू 95, तो ये आपका इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा वाटर का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर। ठीक है, अब ये टोटल वॉल्यूम निकल गया। अगर टोटल वॉल्यूम को हम लोग टोटल एरिया से डिवाइड कर दें तो एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा। टोटल वॉल्यूम जो है आपका आ गया 6904.5, इसको डिवाइड कर दिए 748 से, तो टोटल एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन हम लोग का आ जाएगा 9.23। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आपका आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड आपका ये भी काफ़ी इजी ही मेथड है, इसमें कंटूरिंग का यूज़ होता है। ठीक है, आइसोहाइटल मेथड में क्या होता है, जहाँ पे रेनफॉल आपका, वैसा एरिया जहाँ पे रेनफॉल आपका सेम रहता है, वो सब को हम लोग इमेजिनरी लाइन से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। एन आइसोहाइट लाइन रिप्रेजेंट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन। जहाँ पे प्रेसिपिटेशन आपका इक्वल डेप्थ का है, जैसे मान लीजिए ये आपका लाइन है आपका 10 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का मीन्स कि यहाँ पे आप कंसीडर कीजिए, यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे कीजिए, सब जगह आपका बारिश क्या हुआ होगा, 10 सेंटीमीटर बारिश हुआ होगा। फिर ये जो आपका लाइन है ये 9 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे 9 दिया दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी 9 हुआ होगा, यहाँ पे भी 9 सेंटीमीटर बारिश हुआ होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो वैसा वैसा प्लेसेस जहाँ पे जब आपका रेनफॉल सेम रहता है, ठीक है, वैसा को हम लोग लाइन से कनेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइसो हाइट लाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका 8 है, 8 सेंटीमीटर का आइसो हाइट लाइन, मतलब सब जगह 8 सेंटीमीटर, इस लाइन में सब जगह 8 सेंटीमीटर बारिश हुआ होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग फर्दर निकालेंगे 7 का। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहता है। अब अगर एरिया हम लोग को निकालना रहे, ठीक है, बिटवीन द आइसो हाइट लाइंस, जैसे अगर 7 और 8 के बीच का एरिया हम लोग को निकालना है, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, अगेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर और बाय प्लेनीमीटर, ये दोनों के हेल्प से हम लोग ये निकाल सकते हैं एरिया। ठीक है, ऐसे इसमें बेस्ड आप लोग का न्यूमेरिकल अभी तो नहीं आएगा और ना ही पढ़ना है, जैसे आप लोग फर्दर हायर स्टडीज़ करेंगे बीटेक वगैरह, वैसे में इससे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, इसलिए इतना डिटेल्स में इसमें जाएंगे नहीं। ठीक है, अब जैसे 7 और 8 के बीच में अगर हम लोग को एरिया निकालना है, तो वो हम लोग किसके हेल्प से निकाल सकते हैं, ग्राफ पेपर और बाय प्लेनीमीटर। फर्दर आप लोग बीटेक वगैरह में पढ़ेंगे कि कैसे अगर अलग अलग पॉइंट थे इन दोनों आइसोहाइट लाइन के बीच में, तो उस उससे हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं विद द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, ये सब फार्मूलाज वगैरह सब देखेंगे। खैर उतना अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो इसीलिए हम लोग बस जानकारी के लिए इतना बता दे रहे हैं। एरिया अगर दो आइसोहाइट लाइन के बीच में का एरिया निकालना है, तो वो किसके हेल्प से निकाल सकते हैं हम लोग, ग्राफ पेपर या फिर प्लेनीमीटर के हेल्प से। फिर एक रिजल्ट आपका टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, जिससे हम लोग एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन पता कर सकते हैं। आइसो हाइट इंटरवल दिया हुआ है 10 से 9, 9 से 8। 10 से 9 कौन सा हो गया, ये वाला इंटरवल हो गया। ठीक है, 9 से 8 ये वाला इंटरवल हो गया।
फिर 8 से 7 हो गया ये इंटरवल, ठीक है। फर्दर 7 to 6। एवरेज डेप्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से 9 एवरेज होगा 9.5, 9 से 8 8.5, 8 से 7 7.5, 7 से 6 6.5, ठीक है। एरिया हम लोग कंसीडर कर लिए 10 से 9 के बीच में एरिया जो है वो ए है, मतलब 10 है और ये 9 है, इसके बीच का एरिया मतलब ये एरिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लिए, ए कंसीडर कर लिए। फिर 9 से 8 को बी कंसीडर किए, मतलब ये एरिया आपका बी हो गया, पूरा ये वाला एरिया, ठीक है। ये आपका कलर चेंज कर देते हैं ज़्यादा विजिबल हो, ये वाला एरिया हो जाएगा आपका बी, ठीक है। फर्दर वैसे ही 8 से 7 हो जाएगा सी, 8 से 7 ये वाला एरिया जो है ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। फिर सेम जैसे हम लोग थाउजेंड में कर रहे थे वैसे ही इसमें भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज डेप्थ को एरिया से, ठीक है। तो 9.5 इंटू 8, 8.5 इंटू बी, 7.5 इंटू सी, 6.5 इंटू डी। सेम चीज़ करेंगे और एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन वैसे ही निकालेंगे। ये टोटल आ गया आपका वॉल्यूम सिग्मा बी मान लीजिए, और टोटल एरिया आ गया आपका सिग्मा ए। डिवाइड कर देंगे तो एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन आराम से मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। So this is all for today. Thank you for listening, and please subscribe my channel to motivate me to further upload more videos. Thank you.